बच्चों, कैसे सभी लोग? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे ना। चलिए, तो बच्चों रेविस्ट्रिक्स की श्रृंखला में आज हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं वर्क पावर एनर्जी WP जिसको हम बोलते हैं। तो एक क्विक रिवीजन को लेकर हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपनी विद्या ने एक नया टॉपिक लॉन्च किया है जिसको हम बोल रहे हैं रेविस्ट्रिक्स। इसका मतलब है रिवीजन ट्रिक्स बाय अपनी विद्या। तो यहाँ पर हम लोग वन शॉट के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट 1 और 2 आवर्स के अंदर हम एक चैप्टर को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ताकि जो यहाँ पर अभी जो नए बच्चे या फिर जो भी बच्चे अभी यहाँ पर नीट या जेई की एग्जाम देने वाले हैं, तो वो बच्चे उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें चैप्टर को, और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स जो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी चीज को लेकर चलते हैं और आज हमारा जो चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, सिंपल सी बात अब अगर हम देखें तो हमें पता है कि वर्क डन की अगर बात की जाए, लेट्स सपोज कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक है, लेट्स कि मान लीजिए ए ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे अगर मान लीजिए कोई फोर्स लगाया जा रहा है F, और इसके कारण अगर मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आया था, मान लो X डिस्प्लेसमेंट आ गया, या फिर कई जगह हम इसको S भी लिखते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है ना, तो उसको S भी लिख लेते हैं, कई जगह X भी लिखते हैं। तो इन दैट केस वहां पर जो वर्क डन होता है, किया गया कार्य होगा, तो W इक्वल टू लिखा जाएगा बल गुणा विस्थापन, मतलब F इंटू S। सिंपल चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ छोटी सी कहानी है जिसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि बेसिकली जो यहाँ पर वर्क डन होगा, तो वर्क डन दो टाइप से देखा जाएगा। यहाँ पर वर्क जो होगा वो दो कंडीशंस में देखा जाएगा। पहला होगा कांस्टेंट वर्क, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन, ठीक है ना। और एक हो जाएगा हमारे पास में वेरिएबल फोर्स का वर्क डन, ठीक है। तो सिंपली अगर बात करें तो यहां पर जो वर्क डन लिखा जाएगा दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक फॉर्मूला है, तो इस पर हम लोग काफी क्वेश्चंस की डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक सी चीज है। यहाँ पर आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरह से हम उसको अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज हमें पता है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इन चीजों को, ठीक है। बट अगर वेरिएबल फोर्स की बात करें तो वेरिएबल फोर्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लेकर एक कर्व बनाया जाए। लेट्स सपोज कि मान लीजिए ये कर्व है, तो इस कर्व के अंडर जितना भी एरिया यहां पर डिफाइन होगा, तो एरिया अंडर दिस कर्व कैन बी रिटन एज वर्क डन। समझ आ रही बात? इसका मतलब हम ऐसा कहेंगे कि जो वर्क डन होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। समझ आ रही बात? तो वर्क डन यहां पर जबकि वेरिएबल फोर्स होगा, वेरिएबल फोर्स इट मींस फोर्स ऐसा जो कि डिस्प्लेसमेंट पर या फिर टाइम पर किसी भी एक वेरिएबल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। तो इन दैट केस वहां पर जो वर्क डन होगा दैट विल बी F वेक्टर डॉट ds वेक्टर और उसका इंटीग्रेशन। सिंपल चीज, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक छोटी सी चीज समझने वाली बात यह है कि इस फॉर्मूले को हम लोग कई बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखते हैं इसको, है ना। एक्सप्लेन करके कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि लेट्स सपोज कि अगर मान लीजिए हमारा जो फोर्स है वो फोर्स थोड़ा सा कुछ इस फॉर्म के अंदर दे रखा हो कि लेट्स सपोज कि मान लीजिए यहां पर देखो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इन दैट केस इस तरह से कर दे रखा हो, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ds वेक्टर जो होगा वो भी हम लिखेंगे यहाँ पर dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो इन दिस केस कि यहां पर अगर मान लीजिए कोई फोर्स हमको वेरिएबल कंडीशन में गिवन हो और वहां पर x y के टर्म में गिवन हो, तो आपको ds वेक्टर जो होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वो भी x y z की कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में रखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल बात है, समझ में आई होगी आई थिंक मेरे हिसाब से। चलिए, तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पर F वेक्टर हमने लिया, आपको गिवन है 2x i कैप प्लस 3y j कैप, दैट इज फोर्स, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड वर्क डन। आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन निकालना है, वर्क डन
जबकि हम इस बॉडी को, किसी बॉडी को पॉइंट ए से लेकर और बी तक हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, जहां पर आपको ए और बी की कोऑर्डिनेट गिवन है। लेट्स सपोज कि 1, 2 से लेकर 3, 4 तक हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, आपको समझ में आनी बात चाहिए बात, जैसे हम लोग ने अभी लास्ट इसके अंदर डिफाइन किया है कि जब फोर्स एक वेरिएबल कंडीशन में है, आपको समझ में आ रहा है वेरिएबल क्यों है? क्योंकि फोर्स एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर एक्स और वाई अगर चेंज होगा तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा, फोर्स जो होगा, वो भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है ना? इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल फोर्स हो गया। तो वेरिएबल फोर्स हो जाएगा तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो वर्क डन लिखा जाएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है? तो बिल्कुल आप सिंपल चीज लिख सकते हैं। एफ वेक्टर का वैल्यू कितना बच्चों हमारे पास में? दैट इज 2x i कैप प्लस 3y j कैप, इस तरह से। एंड ds वेक्टर हमने बोला था कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर लिखा जाए तो dx i कैप प्लस dy j कैप। अब देखो dz मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि z का कोई पॉइंट है नहीं यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर dz को नहीं लिया। तो आप डॉट प्रोडक्ट जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2x dx प्लस 3y dy, इस तरह से। ठीक है? अब यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट्स की बात करो। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप इसको अलग अलग कर लो, है ना। इंटीग्रेशन 2x dx। अब देखो x कोऑर्डिनेट कहां से वेरी कर रहा है? 1 से लेकर 3 तक, तो 1 से लेकर 3 तक, प्लस ऐसे ही यहां पर बात करेंगे तो यहां हो जाएगा 3y dy। एंड y कोऑर्डिनेट कहां से वेरी कर रहा है? 2 से लेकर 4 तक, तो यहां से हो गया 2 से लेकर 4 तक। इस तरीके से हम लोग आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये चीज जिसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया और यहाँ समझा हम लोगों ने। ठीक है? तो वर्क डन हमने बोला कि फोर्स जब दो टाइप के हैं, कि एक तो क्या हो गया हमारे पास में बेसिक जो कि कांस्टेंट फोर्स हो गया, जहां पर हमने सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। बट दूसरा जो फॉर्मूला है जिसमें वेरिएबल फोर्स होगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? दैट इज W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है ना? अब एफ वेक्टर पे डिपेंड करेगा, अगर मान लो वो एक कोऑर्डिनेट के अंदर दे रखा हो तो सिंपल बात है, बट अगर दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो इस तरीके से हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। सिंपल बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना? कुछ अच्छे क्वेश्चन और मैं लेना चाहूंगा जहां पर आपको थोड़ा और चीजें क्लियर होंगी। देखिए, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। मान लीजिए कि इंक्लाइंड प्लेन है, लेट सपोज यहां पर थीटा एंगल मान लिया हमने, और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम ब्लॉक। ठीक है? अब बिल्कुल सिंपल बात समझना अच्छे से बच्चों, है ना। ठीक है? हम देखें तो हमें पता है कि नीचे की साइड में क्या लग रहा होगा बच्चों? यहां पर mg लग रहा होगा। ठीक है ना? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स जब नीचे लग रहा है तो आप ध्यान से सुने कि जब ये ब्लॉक अगर मान लीजिए यहां से यहां तक मान लीजिए d डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होता है, कितने तक हो रहा बच्चों? d डिस्टेंस तक। ठीक है? तो आप ध्यान से सोचें कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि इस जगह पर mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक होगा मेरे पास में यहां पर, दैट विल बी mg cos थीटा, एंड यहां हो जाएगा मेरे पास में mg sin थीटा। ठीक है बच्चों? तो इस जगह से हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन की अगर बात करें तो हम इसको 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, एक होता है नेगेटिव वर्क डन, और एक होता है जीरो वर्क डन। ठीक है? अब कैसे कैसे होगा? देखो, अगर मान लीजिए हमने ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और फोर्स भी इधर लग रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? तो इन दोनों के बीच में जब हमने देखा, फॉर्मूला लिखा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखा, तो डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज एफ एस कॉस थीटा। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो जब थीटा दोनों के बीच में क्या हो? 0 डिग्री होगा, तो बच्चों एफ एस cos 0 that will be work done। और यहां जब cos 0 1 लिखेंगे हम लोग, तो ऐसा कहा जाएगा पॉजिटिव वैल्यू बनेगा। पॉजिटिव वैल्यू बनेगा मतलब वर्क डन कैसा आएगा? मतलब पॉजिटिव आएगा। बट अगर मान लीजिए कि फोर्स जो है वो लेट सपोज कि अगर इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब बिल्कुल थीटा जस्ट अपोजिट होगा, मतलब एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री होगा तो W इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? एफ एस cos 180। और हम जानते हैं cos 180 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? -1। इसका मतलब वर्क डन यहां पर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। बट अगर
अगर देखा जाए कि कोई बॉडी इस तरह से रखी हुई है और फोर्स इधर लग रहा है F और डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए यहां पर है, तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट इस साइड, फोर्स नीचे की साइड, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब यहां पर अगर 90 होगा cos 90 का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। इट मींस इन दिस केस वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो वहां पर जो वर्क डन होगा उसका वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों 0 मिलेगा। तो जैसा आप यहां पर देख सकते हो, देखिए हमने यहां पर mg के दो कंपोनेंट कर दिए, जैसे फर्स्ट वन इज mg sin थीटा एंड सेकंड वन इज mg cos थीटा। तो mg cos थीटा और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर देखा जाए तो एंगल कितना बन रहा है बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों के कारण तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा 0 होगा। अब बचा कौन सा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा उसी डायरेक्शन में है जिस तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है इसका मतलब दोनों के एंगल कितना हो गया यहाँ पर 0 डिग्री। तो वर्क डन जो होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उसके कारण जो वर्क डन बनेगा वो कितना हो जाएगा बच्चों mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट इज d। सिंपल बच्चों, बात समझ में आनी चाहिए आपको, क्लियर सी बात है। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन होता, क्या होता बच्चों यहाँ पर फ्रिक्शन होता, तो आपको पता है कि बच्चों फ्रिक्शन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता। इसका मतलब फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। इट मींस आंसर जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। क्लियर बात ये चीज, ठीक है। तो बात ना आपको क्लियर होनी चाहिए कि सिंपल बात हमने क्या बोली यहाँ पर कि अगर मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर वर्क डन की अगर बात करते हैं, टाइप ऑफ वर्क डन होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अगर पॉजिटिव की बात करें जिसमें एंगल कितना होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा। बट इन दैट केस अगर मान लीजिए यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, इट मींस वहां पर वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव होगा। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन कितना होगा हमारे पास में 0 बच्चों, कितना होगा 0। तो इसको बोलते हैं 0 वर्क डन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको 0 वर्क डन। पहली चीज क्लियर हुई हमको, यहां पर हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ठीक है। पहला है हमारा वर्क डन। तो वर्क डन की हमने बात क्लियर की, दो टाइप का वर्क डन हुआ कि एक तो कांस्टेंट फोर्स है, दूसरा क्या होगा हमारे पास में वेरिएबल फोर्स है। क्लियर बात, चलिए आगे चलते हैं यहां पर थोड़ी और चीजों को लेकर। अब देखिए हम बात करते हैं एनर्जी की, हम बात करते हैं बच्चों किसकी, एनर्जी की। तो एनर्जी हम जो मैकेनिक्स के अंदर यहां पर देखते हैं, दो टाइप की हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। एक होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये सबको पता है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला में पता है, दैट इज हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। बट पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, समझते जाइएगा। पोटेंशियल एनर्जी दैट इज by the virtue of change in position, okay, it means energy possessed by an object by virtue of its change in position, okay। तो सिंपली हम लोग यहां पर लिखते हैं, अगर लिखा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U, तो ये लिखा जाता माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक निकल के यहां से, है ना, ठीक है। तो हमने बोला कि फोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी बल, और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव दैट इज कॉल्ड असंरक्षी बल, ठीक है। समझना बात को, देखिए अब यहां पर चीजें आ गई हैं, समझते हैं, ठीक है। फोर्स हमने बोले दो टाइप के, पहला है कंजर्वेटिव और दूसरा बच्चों कौन सा हो गया, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। देखिए समझना, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, बाद में वापस आएंगे हम यहां पर। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग बात करें, यहां पर तीन पोजीशन लेके चल रहा हूं मैं, एक बॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए हमने एक बॉल को किसी हाइट h से गिराया, तो नीचे क्या लग रहा होगा mg, इस जगह पर वर्क डन कितना होगा बच्चों, दैट इज mg इंटू h। सिंपल, क्लियर बात। अपना एक इंक्लाइन प्लेन ले लो आप, इंक्लाइन प्लेन पे हमने यहां पर इसको बॉल को ड्रॉप किया, h हाइट, mg कितना लग रहा है लो, यहां पर नीचे लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, वो भी कितना होगा h होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट h है, नीचे की साइड में है, mg भी नीचे साइड में लग रहा है, वापस से एंगल कितना हो गया 0, मतलब वर्क डन अभी भी कितना है बच्चों यहाँ पर mg h।
और अगर मान लीजिए थर्ड केस में बात कर लो कि ऐसे 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 से कुछ वो है, प्लेन है, तो यहां पर अगर मान लीजिए नीचे की साइड में वही mg लग रहा होगा और हाइट वापस से h है, तो वर्क डन वापस से कितना आएगा, mgh। इसका मतलब अगर मान लीजिए किसी फोर्स का वर्क डन जो है वो वर्क डन अगर पाथ पर डिपेंड नहीं करता, देन इट इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, और अगर मान लीजिए यहां पर नॉन कंजर्वेटिव बात करें, अगर मान लीजिए यहां पर हम फ्रिक्शन वगैरह की बात करते या कुछ और चीज लेते, तो यहां पर इसका जो वर्क डन होगा वो वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा, पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, तो पाथ डिपेंडेंट में कई चीजें आती हैं, फ्रिक्शन फोर्स होता है या फिर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स होता है, वो सारी चीजें क्या होती है, पाथ पर डिपेंड करती है, इसलिए उनको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सारे हमारे पास में क्या हो गए, यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स हो गए। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें हैं, बिल्कुल आप समझते चलिएगा। दो टाइप के फोर्स हमने बोले, कौन कौन सा, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कैसे होते हैं, जिनमें पाथ पर डिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है ना, वो क्या होता है यहाँ पर, वो होता है हमारे पास में कंजर्वेटिव। और जब पाथ पर डिपेंड कर जाए वर्क डन, तो क्या होगा, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए वापस आता हूं मैं अपनी बात पर। तो देखिए, जैसा हमने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इसका मतलब यहां पर अगर मैं डेल्टा यू की बात करूं, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए, अभी हमने कंजर्वेटिव फोर्स की बात की थी, दैट वाज हमारे लिए स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स की बात को लेकर चलते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे, समझते चलिए। मान लीजिए कि हमने यहां पर एक स्प्रिंग ले ली और ये स्प्रिंग जो है एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, मान लिया मास m है। ठीक है, अब ध्यान से सुने कि अगर मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ये है, इसकी नेचुरल लेंथ है बच्चों, क्या है इसकी, ये नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब वो होता है जहां पर स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड पोजीशन के अंदर होती है, वहां पर कोई स्ट्रेच वगैरह, कोई एक्सपेंशन, कोई कंप्रेशन कुछ नहीं होता। ठीक है ना बच्चों, वन शॉट के अंदर हम यहाँ पर ले रहे हैं वर्क पावर एनर्जी को, अच्छे से समझ लें, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। और आपको यहां से जो चीज आपको पढ़ाई जाएगी, डेफिनेट बता रहा हूं कि यहां से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमको वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चंस को करना होगा। ठीक है, आपको कोई भी जो थ्योरम वगैरह लगानी है उनको आप कैसे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल क्लैरिटी आएगी, अच्छे समझते चलिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो बच्चों स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए मैं इसको इधर पुल कर रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट विल बी इक्वल टू kx। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर मान लीजिए यहां पर वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, dx डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लीजिए कितना डिस्प्लेस होता है, dx। तो देखिए, अगर हम बात करें वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। अब देखिए f का वैल्यू देखो आप ध्यान से, दैट इज kx, बट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। दोनों के एंगल कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री हो गया, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ kx dx, है ना। अब लेट सपोज कि मान लीजिए उसकी इनिशियल पोजीशन कुछ x1 हो गई या फिर x2 हो जाएगी, तो इन दैट केस यहां पर जो वर्क डन होगा w dc में, दैट इज लिख रहा हूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ k x स्क्वायर बाय 2 यहां पर लिखा जाएगा। अगर आप लिमिट की बात करें तो लिमिट भी लिख सकते हैं, x इनिशियल और यहां पर क्या है, x फाइनल। समझ आ रहा है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहां पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज माइनस ऑफ k बाय 2, लिमिट पुट कर दो, x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर। इन एनी केस अगर मान लीजिए x इनिशियल हमने मान लिया यहाँ पर 0 है, दैट इज नेचुरल लेंथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x फाइनल दैट इज x मान लीजिए आप यहाँ पर, विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ k बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब हाफ k x स्क्वायर माइनस का। अब ध्यान से देखिए, हमने जो यहाँ पर लिखा, इन एनी केस में ये बोल रहा हूं u इनिशियल अगर ये यहीं पर था और फाइनली ये ब्लॉक स्ट्रेच होकर मान लीजिए x पोजीशन में पहुंच रहा था, तो हमने लिखा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव माइनस ऑफ 1/2 k इनटू x स्क्वायर, हाफ k x स्क्वायर।
ठीक है। बट यू इनिशियल की बात करो बच्चों, जब तक उसके अंदर कोई भी वर्क डन मतलब हमने किया ही नहीं था, इनिशियल पोजीशन पे कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी उसके अंदर, मतलब सिंपल बात ये कह दो आप, है ना, पोटेंशियल की बात करूं, अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लो आप, है ना, लेट्स सपोज कि अगर मान लीजिए हमने कोई भी ईंट ले रखी है या फिर कोई वेट ले रखा हमने हाथ में, ठीक है ना, अब आप उसको ऊपर उठाओगे तो आपको जोर आएगा, बट नीचे जब जाएगी तो वहां पर कोई जोर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग कुछ अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, मतलब हमें जोर आ रहा है, मतलब वहां पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, हमारा जो वर्क डन है वो एनर्जी के अंदर स्टोर हो रहा है, आप जैसे उसको छोड़ोगे वो नीचे गिरेगा, ठीक है, दम से गिर जाएगा नीचे। ओके, समझ आया ये बात। इसका मतलब यू इनिशियल, जब तक हमने कोई स्ट्रेस नहीं किया तो यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल कितनी हो गई, हमारे पास जीरो हो गई, ठीक है ना। तो यू फाइनल जब वो स्ट्रेच हो गया, दैट इज यू फाइनल माइनस जीरो, वहां पे नहीं रखना है हम लोग, माइनस नेगेटिव ऑफ माइनस 1/2 k x स्क्वायर, इट मींस u फाइनल विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ k x स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आई ये नहीं आई, ठीक है ना। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ स्प्रिंग कैन बी रिटन एज हाफ k x स्क्वायर। तो यहां पे क्वेश्चन कई बार क्या बनता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का बनता है कि कई बार बोलता है कि अगर मान लीजिए एक स्प्रिंग है जो कि इनिशियली यहां पर x डिस्टेंस तक, कहां तक बच्चों, x डिस्टेंस तक स्ट्रेच्ड है, एंड इवन आफ्टर अगर मान लीजिए उसको हमने स्ट्रेच कर दिया है, दैट इज y डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, y डिस्टेंस तक अगर स्ट्रेच कर दिया है, तो बताइए कितना पोटेंशियल एनर्जी में यहां पर चेंज आएगा। बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा u, दैट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल, सिंपल बात, u फाइनल माइनस u इनिशियल, दैट इज हाफ ऑफ k फाइनल पोजीशन में बच्चों कितना एक्सपेंशन उसमें y, इट मींस k into y स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ k इनिशियल पोजीशन में कितना, दैट इज x स्क्वायर, इट मींस यहां पर ये हो गया डेल्टा u। अब अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि वर्क डन कितना हुआ, तो बच्चों हम आराम से लिख सकते हैं कि u फाइनल माइनस u इनिशियल, दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेल्टा u कितना बच्चों, यहां पर ये चीज है, ठीक है ना। यहां पर अगर ये चीज है, हमने लिख दिया 1/2 k into y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विच इज स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन जो होगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा माइनस, आगे हो गया, दैट इज 1/2 k into y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज सिंपल लॉजिक। ओके, समझ आ रही है बात ये वाली, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आप क्लियरिटी के साथ में समझते चलें, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसको जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं और आगे लेकर चलते हैं। देखिए देखिए देखिए, अब हमने बात की यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो वर्क डन का कंजर्वेटिव फोर्स जो था, उसका वर्क डन का नेगेटिव फोर्स था, ठीक है ना। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी के साथ में रिलेशन, दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। अच्छा, अब देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय जो होती है W, हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx या F इंटू ds, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वर्क डन F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ma, ठीक है ना, और यहां पर हम क्या लिखते हैं इसको dx। जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, आफ्टर सॉल्विंग हम क्या लिखते हैं, W इक्वल टू दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट यहां पर एक बहुत सिंपल चीज आपको याद रखनी है कि ये जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड वर्क डन टोटल। क्या होता है बच्चों यहां पर, ये वर्क डन टोटल विच इज इक्वल टू डेल्टा के, टोटल वर्क डन विच इज इक्वल टू डेल्टा के, कि जितना भी आपने वर्क डन किया वो किस में चेंज लाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज लाएगा। समझ आ रही बात, बिल्कुल समझते जाएं, अच्छे से समझते जाएं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझें, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, और यहां पर अच्छी चीज समझे हम लोग, अगर देखा जाए तो एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन की अगर बात की जाए तो बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहलाता है कि यहाँ पर जो भी वर्क डन होगा उसके कारण जो एनर्जी स्टोर हो रही है दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल बात कि एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते, उसको उत्पन्न नहीं कर सकते, यही बात कही जाती है। बट ये बहुत पुरानी सी डेफिनेशन है, ठीक है। हम सिंपल लॉजिक में कहेंगे यहाँ पर कि जो वर्क डन है, जब भी यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है तो एनर्जी है,
तो एनर्जी क्या रहेगी हमारे पास, कांस्टेंट रहेगी, सिंपल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। सिंपल बात बोलो यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो हमने बोला कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, क्या बोला हमने, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, E दैट इज टोटल, E इनिशियल शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, E फाइनल। सिंपल बात। E इनिशियल की बात करें तो यहाँ पर वही चीज होगी, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी हमने क्या बोली, दो टाइप की एनर्जी बोली हमने मैकेनिक्स के अंदर, दो एनर्जी की बात की, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो काइनेटिक मतलब K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू दैट इज K फाइनल प्लस U फाइनल। सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हो गया यहाँ पर, ये कहानी, ठीक है ना। इसको हमने क्या बोला कि दैट इज टोटल एनर्जी का जो है कंजर्वेशन यहाँ पर हो गया है। अब एक बहुत अच्छी सी बात समझाता हूं आपको, अच्छे से समझे। हमने क्या लिखा अभी यहाँ पर, वर्क डन टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू क्या लिखा हमने बच्चे यहाँ पर, टोटल दैट इज डेल्टा के। वर्क डन टोटल की अगर बात करें, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स Ex प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, हो सकता है इंटरनल फोर्स हो, प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, हाँ है ना। अभी भी लिखा हमने, अरे ये लिखा था ना बच्चों हमने यहाँ पर कि डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इट मींस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू। इट मींस अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस यहाँ पर हमने दिया इसको माइनस ऑफ डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। अच्छे से समझे, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। ये चीज हमने दी। अब देखिए ये चीज एक्सटर्नल, इंटरनल, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, इसको इधर रखो, इसको इधर भेज दो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मान लो कि कई बार क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या होता है, कई बार जीरो, ठीक है ना। वर्क डन प्लस एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इक्वल टू दैट इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। सिंपल, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, हाँ या ना, समझ आ रहा है ये चीज, अरे हाँ या ना, समझ में आई बात, अरे बिल्कुल, अरे ये तो यही है, अरे ये तो यही है, हाँ या ना। इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन प्लस बाय इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, अदर फोर्सेस का जो भी वर्क डन है ना, वो सिंपल बात है कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर अगर ऐसा है तो यहाँ पर वर्क डन बाय दीज फोर्सेज, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज अदर एक्सेप्ट ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज दैट इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा के विच इज इक्वल टू डेल्टा ई। मतलब मैं लिख सकता हूं दैट इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। सिंपल कहानी, दैट इज वर्क डन बाय ऑल अदर फोर्सेज एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस का हमने डेल्टा यू इधर ले लिया है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर बच रहे हैं। तो इन फोर्सेस का जो वर्क डन है एक्सेप्ट कंजर्वेटिव, वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, यहाँ पर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ पर लिखी जाएगी टोटल एनर्जी के अंदर। बात समझ में आई, सिंपल लॉजिक, ठीक है ना। तो आपको ना जब भी आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का मिलता है तो आपको ना चीजें समझनी है, ठीक है ना, और उन क्वेश्चंस पे अप्लाई करना ये वाला थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ले लो एक तो, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास में क्या आएगा, टोटल जो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन आएगा, ठीक है। समझ आ रही बात। तो इस तरह की चीजों को आपको यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग और डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए देखिए, अब बात की जाए हम लोग पहले यहाँ पर जब एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की एनर्जीज की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे एनर्जी होंगी, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे बेसिक क्वेश्चंस को लेकर चल रहा हूं मैं। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है, अब ना एक चीज और ध्यान रखें
कि पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी पोजीशन देखते हैं जहां से हम ये देख रहे हैं कि अब इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जाएगी, नीचे जाएगा, ब्लॉक किधर जा रहा है, बॉडी किधर जा रही है, ये सारी चीजें। तो मतलब कोई भी एक रेफरेंस आपको यहां पर क्या करना होगा, प्लेस करना होगा। अब देखिए समझिए, सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए मैं इस बॉल को ऊपर की साइड लेके जाता हूं, h हाइट पर लेके जा रहा हूं, है ना, तो देखिए mg किधर लग रहा होगा बच्चों, वो लग रहा होगा नीचे की साइड में। अब ये अगर ऊपर की साइड जाती है, ऊपर की साइड अगर h हाइट तक ले जा रहे हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ mgh। ठीक है, समझ आ रही बात ये वाली। अब ना ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इनिशियल पोजीशन मानता हूं, ये मेरे पास है फाइनल पोजीशन, तो मतलब यहां पर पोटेंशियल u हो जाएगी uf और यहां हो जाएगी u इनिशियल। सिंपल हमने बोला था कि डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल, दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ mgh। समझ आ रहा है ये चीज। अगर हम लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन की बात रेफरेंस पॉइंट है, यहां से कोई हाइट है नहीं। अगर हाइट नहीं है तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में 0, तो यहां पर u फाइनल का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh। सिंपल केस, बिल्कुल क्लैरिटी वाले। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यही चीज, अगर मान लीजिए हम यहां पर इस बॉल को रखे होते और वही चीज अगर नीचे की साइड में पहुंच जाए, ठीक है ना, बॉल अब किधर जा रही है, नीचे, तो इसका मतलब mg किधर है बच्चों, नीचे, डिफरेंट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी किधर हो रहा है, नीचे। तो मैं यहां पर लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो हो जाएगा हमारे पास में प्लस mgh। तो सीधा मैं लिख रहा हूं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ mgh। सिंपल बात समझ में आई। इसका रेफरेंस लाइन से अगर कोई बॉडी ऊपर की साइड जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब और जोर आएगा और जोर आएगा, जोर आएगा, जोर आएगा, ऐसे इस तरह से ना। ठीक है, बट अगर मान लिया हम नीचे डाल रहे हैं, उसको नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो वहां पर हमें कोई जोर नहीं आ रहा, हम छोड़ देंगे तब गिर जाओ नीचे। ठीक है, ऐसा। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि जब बॉडी ऊपर की साइड जा रही है तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, नीचे जाएगी तो क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल बात समझ में आई। चलिए अब इसी चीज को लेकर हम लोग आगे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया वाला। ठीक है, हाँ, तो ये एक ब्लॉक है मान लो, है ना, क्या है यहाँ पर, ये ब्लॉक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है l और विड्थ कितनी है इसकी b। ठीक है, सिंपल बात, बिल्कुल लॉजिकल। हमें पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, मतलब यहां पर ये डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, l/2। सिंपल बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लैरिटी लाना। यहां पर अगर देखोगे तो पोटेंशियल कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू, मान लो इसका मास कितना है, m है, तो रखा हुआ है मास mg, ये हो गया। अब इसकी जो हाइट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट जहां पर ये वेट लग रहा होगा, मतलब ये mg जो है यहां पर लग रहा है, कितनी हाइट पे लग रहा है बच्चों, l/2 पर, मतलब यहां हो जाएगा mg l/2। अब इस ब्लॉक को उठाकर मैं इस तरह से रख देता हूं कि ये ब्लॉक ऐसे रखा आ जाए। इसका मतलब ये लेंथ इस बार कितनी हो गई, l, और यहां ये विड्थ कितनी हो जाएगी इसकी, b हो जाएगी। मतलब mg अभी भी कितना लग रहा होगा, सेंटर पे, मतलब हाइट जो होगी इस बार वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास में b/2। अगर b/2 है तो पोटेंशियल इस बार कितनी होगी, u इक्वल टू दैट इज mg इनटू डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, b/2 हो गया। बताइए कितना डिफरेंस आया। डिफरेंस की अगर बात करें दैट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल विच इज इक्वल टू हो जाएगा mg/2, कॉमन ले लो, यहां हो जाएगा b-a। सिंपल लॉजिक, समझ आ रहा है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में समझते जाइए। बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहां पर कर रहे हैं, समझते चले। तो देखिए अब और थोड़ा सा यहां पर और अच्छी चीजों को समझते हैं। देखिए मान लीजिए एक हेमीस्फीयर है, मतलब एक अर्धगोला इस तरह से, और इस अर्धगोले पर यहां पर इस तरह से एक चेन रख दी हमने, इस तरह से चेन रखी हुई है, ये चेन रखी हुई है। ठीक है, समझ आ रहा है, चेन, ये चेन है, चेन, और इस चेन का मास कितना बच्चों, m, और लेंथ कितनी है इसकी, l। सिंपल लॉजिक है, क्लैरिटी के साथ समझे, बहुत क्लियर समझ में आएगा, समझते जाइएगा। अब यहां पर हमने क्या किया कि हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है।
तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर ये शेप के अंदर आ गया, तो जब शेप के अंदर आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेना है। सिंपल लॉजिक है ना, ठीक है। छोटा सा एलिमेंट ले लो आप यहाँ पर, मान लो इस जगह से हमने यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट ले लो आप, है ना, ये एलिमेंट ले लिया। मान लीजिए एलिमेंट जो है यहाँ पर डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल डी थीटा है, मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है, आप बिल्कुल इस जगह पहुंच सकते हैं। हमने मान लिया यहां पर एंगल बोल दिया, ये हो गया थीटा, ठीक है, समझ आ रहा है। मान लो कि ये जो डिस्टेंस है इसकी थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो कितना है, dx। तो इस छोटे से पार्ट का जो मास हो सकता है वो मैं लिख सकता हूं यहां पर, ये मास हो जाएगा, मान लिया ये मास हो गया हमारे पास में dm। कितना होगा बच्चों, dm। तो मान लीजिए यहां पर कितना हो गया बच्चों, ये dm हो गया। सिंपल बात, dm मैं लिख सकता हूं दैट इज m अपॉन l इंटू डिस्टेंस कितना है इसका, dx, m अपॉन l इंटू dx। अच्छा, dx का वैल्यू मैं लिख सकता हूं दैट इज r इंटू डी थीटा, तो यहां पर r इंटू डी थीटा, इट मींस ये हो जाएगा m अपॉन l इंटू r डी थीटा दैट इज इक्वल टू dm। समझ आ रहा है ये चीज, बहुत सिंपल चीज है ना। मान लीजिए ये डिस्टेंस अगर r है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इस एलिमेंट की जो हाइट हो जाएगी इस रेफरेंस लाइन से, ये वाली हाइट जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू r sin थीटा। सिंपल हो जाएगा कितना बच्चों, r sin थीटा। समझ आ रहा है, r sin थीटा अगर हो चुका है तो देखिए इस r से इस एलिमेंट के लिए, फॉर एलिमेंट इस छोटे से पार्ट की अगर बात करें तो जो पोटेंशियल जी होगी वो हो जाएगी du, और du की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, mgh होता है हमारे पास में। तो यहाँ पर मास कितना है, ये हमारे पास में dm g इंटू हाइट कितनी है बच्चों इसकी, ये वाली, और हाइट कितनी है वो हो जाएगी r sin थीटा। सिंपल, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज आप पुट कर लें तो ये हो जाएगा m अपॉन l इंटू r डी थीटा इंटू g इंटू r sin थीटा, ठीक है। टोटल चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर दो आप यहाँ पर। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर लें आप लोग, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ जो भी होना है वो बाहर रख दें। mg यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन l, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा और डी थीटा, पोटेंशियल जी दैट इज u, इस जगह हटा दो उसको, ठीक है। लिमिट कहां से आता है, देखो अगर एलिमेंट यहां पर होगा तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, और जब यहां पहुंचेगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इट मींस 0 से लेकर यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, 90। कितना, 90। समझ में आ रही बात, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहां पर सॉल्यूशन कर सकते हैं कि पोटेंशियल जी कितनी होगी, हमने कितनी फाइंड आउट करनी है, उस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर पोटेंशियल जी को फाइंड आउट किया। तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है इस जगह पर ना, ठीक है। अब इन चीजों से कैसे हम लोग क्वेश्चंस को और डील कर सकते हैं ना, ठीक है, वो चीज और समझते चलिए। देखिए छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके जा रहा हूं, समझना। मान लीजिए कि हमारे पास में एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से, और ये यहां पर एंगल हो गया थीटा। हमने यहां पर एक बॉल रखी हुई है दैट इज मास m, सिंपल, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन किस तरह से यूज करना है, किस तरह से वहां पर उसको अप्लाई करना है, ठीक है, आप समझना बहुत अच्छे से। सबसे बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जब यहां पर ये बॉल इस जगह पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। जब ये बॉल यहां पर पहुंचेगी फाइनल पोजीशन पर, ये इसकी क्या होगी बच्चों, फाइनल पोजीशन, ये इसकी क्या है हमारे पास में, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो इन दैट केस यहां पर हम बोलते हैं कितनी इस जगह पर इसकी वेलोसिटी होगी, वो समझे आप, है ना, ठीक है। तो हमने बोला एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं हम लोग, एनर्जी कंजर्वेशन लगाए मतलब E इनिशियल शुड बी इक्वल टू E फाइनल, ठीक है। इनिशियल एनर्जी देखिए दैट इज, हमने क्या बोला बच्चों, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बट मैं जो यहां पर समझाना चाहता हूं उसको आप समझे भाई। काइनेटिक अगर मानिए रेफरेंस में यहां पर मान लेता हूं इसको, बिल्कुल ये रेफरेंस पॉइंट हो गया मेरे लिए, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है ना। ग्राउंड से मान लीजिए इसकी हाइट जो यहां पर है वो कितनी बच्चों, h हाइट है। तो अगर h हाइट की हम बात कर रहे हैं तो बच्चों h हाइट पर जब मास रखा हुआ है, हमने अभी भी देखा कितनी पोटेंशियल हो जाएगी, mgh। लेकिन जब यहाँ इनिशियल पोजीशन में इसको छोड़ा है, रेस्ट से अगर छोड़ा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। यहाँ हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल कितनी, mgh
इक्वल टू फाइनली जब यहां पर पहुंचेगा तो मेरे को सिर्फ वेलोसिटी निकालनी, मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस u फाइनल जब यहां पहुंच जाएगा, रेफरेंस लाइन पर पहुंच गया, मतलब ग्राउंड पर पहुंच गया है, इसका मतलब हाइट कितनी हो गई यहां पर 0। अगर हाइट 0 है तो बिल्कुल 0, कहां नहीं। अब आप आराम से यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो कितना वेलोसिटी इसका होगा। बहुत सिंपल लॉजिक। चलिए और अच्छा एग्जांपल समझाता हूं आपको, समझने की कोशिश करें। देखिए मान लीजिए एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक मान लीजिए m मास का ब्लॉक है, ठीक है, समझ आ रहा है। इनिशियली किसी वेलोसिटी v से चल रहा था, ये इनिशियली किसी वेलोसिटी v से चल रहा था, ठीक है। अब मान लो कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस थोड़ी सी रफ सरफेस बोल दी मैंने, यहां पर कैसी सरफेस है ये, रफ, मतलब यहां पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया बच्चों, रफ का मतलब क्या हो गया, यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है इसका मतलब यहां पर क्या लग रहा हो, नीचे की साइड में mg लग रहा होगा, तो ऊपर की साइड में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n। अब ये इधर चल रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी दैट इज म्यू इनटू n, इट मींस म्यू इनटू mg। सिंपल बात। तो फ्रिक्शन फोर्स मैंने लिख दिया दैट इज म्यू इनटू n, दैट इज म्यू mg बराबर हो गया। अब हमने बोलना है कि अगर मान लीजिए यहां पर ये d डिस्टेंस जाके, इस जगह पर ये d डिस्टेंस जाके ब्लॉक जो है इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो हमें बताना है कि कितनी डिस्टेंस तक यहां पर ये चलेगा। समझ आ रहा है? बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझो बच्चों, अच्छा से समझना, आराम से समझे, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चीजें आएंगी यहां पर, है ना। देखिए इस जगह पर इसके लिए अगर देखा जाए तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि हमने बोला था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। हमने बोला था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या फिर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स में ना फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर जो भी थे वो बात कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू डेल्टा यू। बिल्कुल अच्छे से समझो बच्चों, है ना, ठीक है। हमने क्या बोला कि आपको जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन मिले जिसमें आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना हो या फिर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करनी हो, तो मैंने बोला वर्क एनर्जी थ्योरम को आप ना सिंपल वे में समझें कि हम लोग वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बोल दो। अब इसमें हमने वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्स मतलब एक्सटर्नल, इंटरनल और जो भी हमारे पास में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का हमने डेल्टा यू यहाँ पर ले लिया था, इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जगह इसको यूज करते हुए ले रहे हैं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, ठीक है। इसका मतलब देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना, माइनस ऑफ, ठीक है ना, नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज म्यू mg इनटू d इक्वल टू डेल्टा यू की बात करें, डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर नीचे तो जा ही नहीं रहा। आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जहां पर इसकी हाइट में डिफरेंस आएगा, मैं एक क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, बट काइनेटिक एनर्जी की बात करें फाइनली मतलब के फाइनल जो लिखेंगे वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 0, क्योंकि रुक जा रहा है, माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। सिंपल बात है ना, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, यहां हो जाएगा म्यू mgd इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। तो हियर वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद व्हिच इट वाज मूविंग बिफोर द प्रोसेस इज स्टार्टेड। ओके, सिंपल लॉजिक, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन समझाता हूं, आपको क्वेश्चन देखना है ना, ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं। इस तरह से मान लीजिए यहां पर ये हाइट है ना, ठीक है। अब देखो ये डिफरेंस आ गया, यहाँ पे रेफरेंस लाइन ये रही, इस रेफरेंस लाइन पे अगर मान लो हाइट हमने बोल दी h बोल दी हाइट, है ना। अब इस जगह पोटेंशियल 0 नहीं लिखी जाएगी क्योंकि इनिशियल लेवल ये है, बट जब यहां पहुंचेगा, मान लो यहां पर भी रफ सरफेस है, रफ सरफेस है मतलब फ्रिक्शन तो यहां पर प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है ना, फ्रिक्शन का तो वर्क डन है, तो सिंपल लॉजिक तो यही लगेगा। बट यहां पर आपकी बात क्या हो जाएगी, डेल्टा यू की वैल्यू 0 नहीं लिखी जाएगी, डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, फाइनली mgh और इनिशियली 0। समझ आ रहा है ये चीज, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करना होता है, यहां पर इस वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग अप्लाई करते हैं। और क्वेश्चन लेते, देखिए समझिए अच्छे से ना, देखिए सिंपल क्वेश्चन, आपको क्लैरिटी आई इसलिए कि मान लीजिए कि स्प्रिंग है यहां पर, ये स्प्रिंग का यहां पर इस जगह सिरा है, ठीक है। एक ब्लॉक ले लो,
m मास का ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है, ठीक है, समझना अच्छे से। ब्लॉक मूव करता हुआ आ रहा है, आपको पूछा बच्चों यहां पर कि मैक्सिमम कंप्रेशन, बच्चों क्या बोला हमने, मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम एक्सपेंशन वाले कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका दिमाग घुमा देंगे इस जगह पर, ठीक है ना। तो देखिए अब मैक्सिमम कंप्रेशन कब हो सकता है, आप ध्यान से सोचो। अगर मान लीजिए कोई स्प्रिंग आपने ले ली, तो स्प्रिंग को आप दबाते जा रहे हो, एक कंडीशन वो आएगी कि जब वहां पर स्प्रिंग और ज्यादा नहीं दब सकती, उस इंस्टेंट पर अगर आप देखोगे तो आपका अगर हाथ भी वहां पर चलता है तो वहां रुक जाएगा एक बार के लिए, फिर आप छोड़ो तो वापस चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ब्लॉक उधर से आ रहा होगा, जैसे मान लो ये ब्लॉक इधर से आ रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब यहां से वो स्टार्ट होगा कंप्रेशन, लेकिन एक कंडीशन वो होगी जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, और मैक्सिमम कंप्रेशन की पोजीशन में मान लो यहां कंप्रेस हो गई है, इस जगह पर, इस जगह से कंप्रेस होती हुई आ रही है, और कंप्रेस हो गई, यहां जो ब्लॉक होगा, ये अटैच जो ब्लॉक है एम ब्लॉक, यहां पर जो अटैच हुआ है उसकी वेलोसिटी कितनी बच्चों यहां पर 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहां पर वेलोसिटी 0। लेकिन यहां जब ये इस जगह टकराएगा, क्योंकि यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है बच्चों, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन यहां पर नहीं है, फ्रिक्शन होता तो और लॉजिक लग जाता, समझ आ रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन यहां पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पहले विदाउट फ्रिक्शन कर लेते हैं, विदाउट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यहां पर नहीं है, कोई प्रेजेंट फ्रिक्शन नहीं है, तो जब यहां पर होगा तो वेलोसिटी इसकी भी कितनी होगी, v होगी। तो अब देखिए इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं। तो चलिए एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, तो E इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, E फाइनल। E इनिशियल की बात करें तो इनिशियल कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। कोई एक्सपेंशन नहीं है, कोई एलोंगेशन नहीं है, कोई यहां पर कंप्रेशन नहीं है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। बट जब फाइनल स्टेज में बात करें यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। बट जब इसमें कंप्रेशन आएगा बच्चों, तो यहां पर कई लोग बोलेंगे एक्सपेंशन हुआ था, तो सर वहां पर तो हाफ kx² पोटेंशियल थी, लेकिन जब कंप्रेशन होगा तो माइनस हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, दोनों में ही पोटेंशियल क्या होगी, पॉजिटिव होगी, दैट इज हाफ kx², सिंपल बात। तो यहां पर हमने दिया हाफ kx², सिंपल, ठीक है। अब आप इसको यूज कर सकते हैं, यहां से हाफ कैंसिल आउट कर दो, जो भी आपको कंप्रेशन चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, जो आप निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। यहां पर x² इक्वल टू हो जाएगा m इंटू v²/k, ठीक है। तो x इक्वल टू दैट इज √m v²/k, ये हो गया। अब ना अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन प्रेजेंट होता, क्या होता है यहां पर, फ्रिक्शन प्रेजेंट होता, तो कोई दिक्कत नहीं, हम वही लॉजिक लगाते, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू डेल्टा ई, अरे हाँ या ना, मतलब डेल्टा यू प्लस डेल्टा के लगाते। समझ आ रहा है ये चीज। इसका मतलब हमें ये चीज तो क्लैरिटी आ गई कि भाई साहब अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी वाले जो फॉर्मूले हैं उनको किस तरह से हमको यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहां पर और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। चलिए देखिए बच्चों, बात की जाए यहां पर कुछ और अच्छी चीजों की, तो हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। देखिए एक स्प्रिंग ले लो आप, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग का सिरा हो गया। अभी ये स्प्रिंग किस में है बच्चों, नेचुरल लेंथ में है। किस में है ये, नेचुरल लेंथ में, ठीक है। लॉजिक समझना, कॉन्सेप्ट समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो ये इसकी नेचुरल लेंथ की लाइन हो गई है, क्या हो गई बच्चों यहां पर, ये नेचुरल लेंथ की लाइन, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ की लाइन इस जगह पर, ये नेचुरल लेंथ की लाइन, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने यहां पर एक ब्लॉक लटका दिया मास m का, तो क्या होगा, थोड़ा सा वो एक्सपेंड हो जाएगी, और मान लो यहां पहुंच गया ये मास m लटकने पर इस जगह पर, ठीक है। अच्छा कितना एक्सपेंशन हुआ, दैट इज x0, दैट इज x0, अरे हाँ है ना, मान लिया x0 है ना। अच्छा कब तक एक्सपेंड होगा, एक कंडीशन सोचो ध्यान से ना, एक कंडीशन सोचते हैं, अच्छे समझना है ना। जैसे ही मैं इस ब्लॉक को लटकाऊंगा, लटकाते ही ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, पर एक कंडीशन वो आएगी जब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है ना, बढ़ रही है,
एक कंडीशन वो आएगी जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, जहां पर क्या होगा कि नीचे की साइड क्या लग रहा होगा बच्चों? mg लग रहा होगा, और ऊपर क्या लग रहा होगा? दैट इज k x0 लग रहा है। और बच्चों ये कंडीशन वो आएगी जब यहां पर कि mg और k x0 दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इट मींस यहां पर अगर देखा जाए तो x0 का वैल्यू कितना हो गया? विच इज mg/k। बिल्कुल लॉजिकल, ठीक है, समझते जाना, ठीक है। अब सुनो, लेकिन अभी ये कंडीशन आई, यहां पर सिर्फ फोर्स बराबर हुए हैं, ठीक है, फोर्स क्या हो गया यहां पर? बराबर होने के बाद में अगर mg थोड़ा सा ज्यादा हो, निकलता जा रहा है, इधर वेलोसिटी है, इसमें क्या है? यहां पर वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी के कारण ये ब्लॉक जो है वो थोड़ा और नीचे जाएगा, और नीचे जाके मान लो ब्लॉक यहां इसको स्प्रिंग को स्ट्रेच करके और यहां तक ले गया, मतलब यहां आके पहुंचा। अब जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? यहां पर 0। यहां पर वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर वेलोसिटी 0 नहीं है। मैं एक चीज बोल रहा हूं, यहां पर मैं बोलूंगा इस जगह पर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? यहां पर मैक्सिमम होगी। क्या होगी? यहां पर मैक्सिमम होगी। अच्छा, मैक्सिमम क्यों होगी? ठीक है ना, लॉजिक समझो अच्छे से, ठीक है। इनिशियली कोई एक्सपेंशन नहीं, मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ? जब मैंने mg को लटकाया होगा, मतलब m को लटकाया होगा, mg ज्यादा होगा। अगर mg ज्यादा है, मतलब नेट फोर्स किधर होगा? नीचे की साइड में। नेट फोर्स नीचे की साइड में होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी साहब। लेकिन एक कंडीशन आई जहां पर ये mg बराबर क्या हो गया? k x0 हो गया। बट आफ्टर दैट उसकी वेलोसिटी वहां पर मैक्सिमम हो गई, लेकिन उसके बाद में mg घटता जाएगा। मतलब mg तो जो है वो वैल्यू में अगर देखें, यहां पर एक्सपेंशन होता जा रहा है, मतलब kx वाला जो टर्म है स्प्रिंग फोर्स वो बढ़ता जा रहा है ऊपर साइड, लेकिन mg जो है यहां पर क्या होगा? वो तो कांस्टेंट लग रहा है इधर। मतलब नेट फोर्स जो है वो किस तरफ हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अब वेलोसिटी जो होगी, स्पीड जो होगी वो क्या होगी? घटेगी। स्पीड घटते घटते कंडीशन वो आएगी जहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहां पर 0, स्पीड क्या हो जाएगी? 0। मतलब कंडीशन ये आई जहां पर इसका वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। इस कॉन्सेप्ट से आपको बहुत अच्छी चीज समझाऊंगा, अच्छे से सुनना, ठीक है। ये अगर हमारी यहां पर रेफरेंस लाइन मान ली मैंने, क्या मान ली बच्चों? यहां पर रेफरेंस लाइन मान ली, ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है ना। इस जगह तक अगर मान लीजिए यहां पर जो टोटल डिस्टेंस है वो मान ली कितनी होगी? l, और ये हो जाएगी x प्लस x0। मान लो ये जो लेंथ है, ये यहां पर ये जो एक्सपेंशन हुआ है ये कितना हो गया? मान लो x हुआ। ऑलरेडी कितना हो चुका है? x0। यहां कितना हो गया? x। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना है? मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना है? एक्सपेंशन कितना है? एक्सपेंशन सिंपल बात है। बोले सर यहां पे भी इसमें क्या था? कुछ नहीं था, बट यहां जाके इसमें मैक्सिमम हो गया। दो केस समझे हमने यहां पर कि इस जगह पर क्या था? कोई एक्सपेंशन नहीं था, बट यहां जब पहुंच गया तो मैक्सिमम एक्सपेंशन हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा तो ये नहीं खींच सकता, इससे ज्यादा तो ये नहीं खींच सकता, क्योंकि अब वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। अब वेलोसिटी 0, लेकिन टोटल फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर साइड, मतलब इधर से भागेगा भी। बिल्कुल सही बात है। अगर इधर भागेगा, इधर ये बात जाएगा, तो यहां मैक्सिमम एक्सपेंशन हुआ है, तो मैं इस जगह में और इस जगह में अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, तो मैंने लगा दिया एनर्जी कंजर्वेशन E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल। सुनो ध्यान से, इनिशियल अगर मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूं, मैं इसको क्या मान रहा हूं बच्चों? रेफरेंस मान रहा हूं। इसका मतलब यहां पर इस लेवल पे अगर देखो तो इनिशियल में अगर पोटेंशियल की बात करूं वो भी कितनी है? 0, और काइनेटिक भी कितनी है? 0। बिल्कुल समझ में आना चाहिए, अच्छे से समझना, ठीक है ना। फाइनल पोजीशन में देखो, जब यहां पर ये नीचे जाएगा तो ब्लॉक जो है m मास वो नीचे जा रहा है। m मास जब नीचे जाएगा मतलब mg नीचे लग रहा है, ब्लॉक नीचे गया मतलब पोटेंशियल घटेगी। घटेगी तो यहां पर कितना होगा बच्चों? माइनस ऑफ mg, माइनस ऑफ mg। मैक्सिमम एक्सपेंशन तो L है, मतलब मैंने यहां पर लिख दिया L, समझ आ रहा है, ठीक है। प्लस साथ में पोटेंशियल जी और आई किसकी? स्प्रिंग की। स्प्रिंग में यहां से और यहां तक कितना एक्सपेंशन हुआ बच्चों? L हुआ। अगर L हुआ तो वो हो जाएगा हाफ k इंटू L स्क्वायर। प्लस काइनेटिक की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल भी 0 थी, फाइनल भी कितनी थी? 0 थी। इसका मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा mgl इक्वल टू हाफ ऑफ k इंटू L स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लोगे आप इसको, ठीक है ना, L से L कैंसिल कर लो
तो ये हो जाएगा L दैट इज इक्वल टू 2mg/k। ये हो गया मेरा मैक्सिमम एक्सपेंशन। समझ में आई बात? अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम वेलोसिटी तो आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। यहां मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहां पर क्या है हमारे पास जीरो वेलोसिटी, इन दोनों के वहां पर क्या लगाओगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे। क्लियर बात? अच्छे से समझ में आनी चाहिए बात कि यहां पर अगर मैक्सिमम वेलोसिटी पूछे तो यहां पर और यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, ना कि यहां पर और यहां पर, क्योंकि यहां भी जीरो है वेलोसिटी, यहां भी जीरो है, मैक्सिमम वेलोसिटी सिर्फ यहां पर है। ठीक है, क्लियर बात पर समझ में आई भाई यहां पर? ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है, चलिए और देखो, और देखो मजेदार चीजें और बढ़िया चीजें बताता हूं। ठीक है, समझना। ठीक है, अभी हमने देखा कि यहां पर एक जो रस्सी है या चेन है वो इधर पड़ी हुई है, चेन। ठीक है, वही चेन ले लो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अच्छे से समझे। ठीक है, क्लियर दी बात? ध्यान से सुने, मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन while leaving the sphere। ठीक है, इसका मतलब जब ये चेन नीचे उतर जाएगी पूरी, ठीक है, कंप्लीटली उतर जाए, मान लो है ना, कंप्लीटली अगर उतर रही है, जब ये इसकी पोजीशन ये बन जाए कि यहां पर ये ब्लॉक, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे चेन लटक रही होगी पूरी चेन। ठीक है, अच्छा मास कितना है इसका, मान लो m, और लेंथ कितनी है इसकी L। जब ये यहां पर होगी तो टोटल लेंथ कितनी बच्चों, L। अब मुझे इतना पता है कि यहां पर जो इसका टोटल वेट लग रहा होगा वो कितनी हाइट पर लग रहा होगा, आधी हाइट पर लग रहा होगा बच्चों। यहां पर कितनी हाइट पर लग रहा होगा, आधी हाइट पर, मतलब L/2 पे लग रहा होगा। कितने पर लग रहा होगा, L/2 पर लग रहा होगा। तो अब हम यहां पर आराम से लगा सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल। इनिशियल पोजीशन पे हमने अभी थोड़ी देर पहले पोटेंशियल निकाली थी, यहां पर हम निकाल सकते हैं कि जब ये नीचे पहुंच जाएगा, ये रेफरेंस लाइन है, क्या है बच्चों यहां पर, ये रेफरेंस लाइन। तो इनिशियल फाइनल कंडीशन में यहां पर देखोगे तो जब यहां पर पहुंचेगी तो इस पोजीशन पे कितना हो जाएगा, -mg/L/2। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। सिंपल लॉजिक। ठीक है, इनिशियल हम लोग निकाल चुके हैं कि इनिशियल कितना है पोटेंशियल एनर्जी, वो उस तरह से कैलकुलेट कर लोगे यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, इसी तरह के कई बार क्या होता है, टेबल वाले क्वेश्चन भी होते हैं हमारे पास में। क्या होता है बच्चों यहाँ पर, टेबल वाले क्वेश्चन। कि टेबल वाले क्वेश्चन क्या, कि मान लो यहां पर एक टेबल है, इस टेबल पर यदि मान लीजिए यहां पर ये टेबल है, इस टेबल पर अगर मान लीजिए कोई चेन जो है, मान लो ये चेन है, ठीक है, ये चेन ऐसे, ठीक है, समझ में आ रही बात? मान लीजिए कि यहां पर इसका कुछ भी पार्ट, मान लो 1/3 पार्ट नीचे लटक रहा है और 2/3 पार्ट जो है वो ऊपर है। ठीक है, तो इस केस में अगर पूरी चेन को ऊपर लेना है, हमको पूरी चेन को ऊपर खींचना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो समझो, ठीक है, सिंपल बात। ओके, वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा E होता है। और स्लोली खींच रहे हैं हम, कैसे खींच रहे हैं बच्चों, स्लोली मतलब धीरे धीरे। तो डेल्टा के का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0। स्लोली अगर बात हो रही है तो डेल्टा के कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, 0। अगर 0 होगा तो यहाँ पर डेल्टा के की वैल्यू 0 हो गई। वर्क डन बाय फोर्स, हाँ या ना, समझ में आ रही बात? अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको रेफरेंस मानता हूं, क्या मानता हूं इसको बच्चों यहाँ पर, रेफरेंस। अगर ये रेफरेंस है तो इस पार्ट की तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, इस पार्ट की होगी। मुझे पता है कि यहाँ पर नेट जो वेट लग रहा हो किधर लग रहा हो, नीचे की साइड लग रहा होगा, और वो हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, मतलब 1/3 है। तो मान लीजिए इसकी टोटल लेंथ कितनी है, L, और मास कितना है इसका, m। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर लेंथ कितनी है, L/6, ये आधी लेंथ। अच्छा, टोटल मास m है, बट इतने पार्ट का मास कितना हो जाएगा, 2m/3, और इधर पार्ट का मास कितना हो जाएगा, m/3। कितना हो जाएगा बच्चों, m/3। मतलब इस वाले पार्ट का मास कितना हो गया, दैट इज m/3, और इधर वाले पार्ट का कितना हो जाएगा, 2। निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ऐसे निकाल लो, मान लो m1 है ना,
टोटल मास m अपॉन लेंथ l कितनी होगी, l रखा ना, l लेंथ इनटू ये वाली लेंथ कितनी है 1/3, मतलब l/3 हो जाएगा, कैंसिल आउट तो m/3 आ गया ना। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या निकाली, सब मास निकाल लो। मास निकल के बताओ इनिशियल। अब यहाँ पर देखो पोटेंशियल नहीं लिख रहा हूं मैं, दैट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल। कितना वर्क करना पड़ेगा, u फाइनल जब ये ऊपर खिंच जाएगी भाई, ऊपर पड़ जाएगी ना, यहाँ पे रेफरेंस पे पहुंच गई, मतलब कोई लेंथ है ही नहीं है, कोई हाइट ही नहीं है, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, जीरो। कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर, जीरो माइनस इनिशियल। देखो रेफरेंस लाइन से नीचे है, मास कितना है, दैट इज m/3, हाँ है ना। अच्छा, दैट इज माइनस m की वैल्यू कितनी होगी, m/3 इंटू g। अच्छा, इसकी डिस्टेंस कितनी है, l/6, तो ये हो गया l/6। आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, w वर्क डन बाय फोर्स दैट इज इक्वल टू mg l/18, ये हो जाएगा हमारा इस तरह से वर्क डन। हाँ या ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह की बहुत सिंपल चीजें हैं, क्लैरिटी लाएंगे ये सारी, है ना। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर मान लो ये नीचे गिरती तो भी वेलोसिटी निकाल सकते हो ना आप आराम से। भाई जब पूरी नीचे गिर जाएगी तो l/2 पर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है। जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन की बात की तो इस तरह से वेलोसिटी निकाल सकते हो हम यहाँ पर, है ना। चलिए और देखो, और देखें, अगर हम और अच्छे से बात करें, बढ़िया चीज, ठीक है, सिंपल लॉजिक। मान लो एक टेबल है, अब की बार ये टेबल जो है यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है बच्चों। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, फ्रिक्शन। बहुत कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, अच्छे से समझना, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर इस तरह से ये हो गई ये चेन, और कुछ चेन का पार्ट यहाँ पर लटका हुआ है, ठीक है। समझना ध्यान से, अच्छे से सुने, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि कितना पार्ट यहां पर लटक सकता है फ्रीली, आराम से लटक सकता है, कोई समस्या नहीं होगी कि ये गिरे ना, कि ये गिरे ना। समझ में आ रहा है कि मान लिया हमने कि यहां पर जो पार्ट हो गया है उसकी वैल्यू हमने बोल दी कि यहां पर कितना हो गया, वो x पार्ट नीचे लटका हुआ, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों, l माइनस x हो जाएगा। समझ आ रहा है। अच्छा, l माइनस x, ये जो पार्ट होगा इसका मास कितना हो जाएगा, m डैश m1 बोल दो इसको, दैट इज m/l इंटू x, ये हो जाएगा। समझ आ रहा है, ये चीज बिल्कुल समझते जाना अच्छे से, ठीक है। और इस वाले पार्ट का जो मास हो जाएगा, मान लिया इसको m2 लिख दूं, ये हो जाएगा m/l इंटू l माइनस x। सिंपल चीज। अब ना ध्यान से सुनो, ये जो पार्ट है इसका वेट लग रहा होगा नीचे, दैट इज m2 इंटू g, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, और इस साइड में क्या लग रहा होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा f का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू n, और म्यू की वैल्यू मैं सिंपल यहाँ पर म्यू लिख देता हूं। n का वैल्यू कितना बचा, m2 इंटू g, दैट इज इक्वल टू म्यू। m2 का वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पर, m/l इंटू l माइनस x इंटू यहाँ पर हो जाएगा g, सिंपल, ठीक है। ये हो गया इसका फ्रिक्शन का वैल्यू। अच्छा, कब तक नहीं गिरेगा, आप ध्यान से सोचो कि कब तक नहीं गिरेगा ये, कि जब तक फ्रिक्शन इसके वेट को बैलेंस ना करे। भाई जब तक इसको वेट को बैलेंस कर रहा होगा तब तक यहां पर फ्रिक्शन जो है इसको वेट को बैलेंस कर रहा होगा, तब तक ये चेन नहीं गिरेगी। इसका मतलब फ्रिक्शन या तो ज्यादा हो या फिर इसके बराबर हो। एक लिमिटिंग कंडीशन भी अगर मानोगे तो मैं बोल सकता हूं फ्रिक्शन जो हो गया वो ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, किससे, कि m1g के वेट को बैलेंस कर जाए। अच्छा, फ्रिक्शन कितना है, मैं लिमिटिंग कंडीशन अगर मानता हूं तो यहाँ लिमिटिंग मान लेता हूं, फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज इक्वल टू m1 इंटू g। अच्छा ध्यान से देखो, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना, म्यू m/l इंटू l माइनस x इंटू g इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना बच्चों, m/l इंटू x इंटू g। m/l से m/l, g से g क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो यहां बचेगा कितना, म्यू l माइनस x, और ये हो जाएगा x। हाँ है ना, समझ ध्यान से। मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूं, म्यू l माइनस म्यू x इक्वल टू x, इधर ले लो आप इस जगह, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू। हाँ है ना, एक सिंपल सा लॉजिक हुआ इस जगह पर कि हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं कितनी लेंथ हम लोग यहाँ पर लटका सकते हैं जो कि हमें
आराम से ये बता देगा कि भाई यहां तक आप इसको लटका रहे हो चेन को और ये चेन नहीं गिरेगी कहीं भी, है ना। इस तरह से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये हुआ यहां पर खेल इस तरह का। बट कई बार क्या होता है कि यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोग यहां पर ये जो चेन है, अगर ये जो चेन है, ये चेन जो लटक रही थी, ठीक है ना, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अच्छे सुनना, ठीक है। अगर चेन यहां पर जो लटक रही है वो चेन अगर मान लीजिए फिसलना स्टार्ट करे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस जगह पर। तो देखिए ध्यान से सुने, अगर मान लीजिए हमने बोला कि यहां पर ये जो लेंथ थी बच्चों, ये लेंथ कितनी थी, अब ध्यान सुनो भाई। हमने यहां पर बोला था ये x है, तो ये कितनी हो गई l माइनस एक्स, तो l माइनस एक्स की वैल्यू l माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो x का वैल्यू कितना है हमारे पास में, दैट इज म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू, म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू, मतलब ये हो जाएगा l, ये कितना हो जाएगा l, देखो यहां हो जाएगा l माइनस म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू, ठीक है ना। आराम से इस तरह से इस थोड़ा सॉल्व कर ले हम लोग, तो यहां हो जाएगा कितना l प्लस म्यू l माइनस म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस l अपॉन 1 प्लस म्यू। सिंपल। इसका मतलब ये जो लेंथ आई है बच्चों, ये वाली जो लेंथ आई है मेरे पास में, ये लेंथ का वैल्यू हो गया है मेरे पास में l अपॉन 1 प्लस म्यू, ये लेंथ आ गई, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अगर मेरे को ये निकालना है कितना यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होगा, उसके कारण यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो कितना वर्क डन होगा। ध्यान सुने, इस जगह पर जो चेन है वो नीचे की तरफ फिसलना स्टार्ट होगी। इसका मतलब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, इस जगह पर छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने। यहाँ पर इस एलिमेंट की बात करूं, ये हो जाएगा मास dm, दैट इज m अपॉन l इंटू dx मान लिया। यहाँ पर ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर dx, मान लो छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने dx, है ना, ये हो गया dx, ओके। अब मान लो कि यहां पर ये एलिमेंट इस जगह पर x डिस्टेंस कवर करेगा जब ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब dm, फ्रिक्शन फोर्स की बात करो तो हो जाएगा म्यू dm इंटू g, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। सिंपल। इस छोटे से एलिमेंट पे जो वर्क डन हुआ होगा दैट विल बी dw इक्वल टू माइनस ऑफ f, कितना डिस्प्लेस हुआ बच्चों यहाँ पर x, तो माइनस fx। सिंपल। इसको मैंने दिया यहाँ पर, दैट इज म्यू dm g, आगे माइनस है बच्चों, ये हो जाएगा x। आप dm की वैल्यू पुट करोगे, dm की वैल्यू कितनी बच्चों है, m अपॉन l इंटू dx, दैट इज माइनस ऑफ म्यू mg अपॉन l इंटू dx, और यहाँ क्या हो जाएगा x। सिंपल। अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दो आप यहाँ से यहाँ तक। अच्छा कितना जा रहा है बता दो, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, मतलब टोटल लेंथ कितनी हो गई, यहाँ से 0 से लेकर l अपॉन 1 प्लस म्यू, इतना ये डिस्टेंस कवर करेगा जब ये फ्रिक्शन वाला वर्क डन यहाँ पर निकलेगा। तो आप ध्यान से समझे, अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन में लेकर इसको आना है। क्लियर बात है यहाँ पर, अच्छे समझ में आई चीजें, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए और देखते हैं यहाँ पर कुछ अच्छी चीजों को और समझते हैं। देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर रॉड है और इसके अंदर ग्रूव है। इस ग्रूव मतलब एक तरह से एक रॉड ने यहाँ पर लगा दी है, इस तरह से रॉड, ठीक है। और ये ओमेगा वेलोसिटी हम लोग स्लोली घुमा रहे हैं इसको, स्लोली हम घुमा रहे हैं ना, स्लोली हम यहाँ पर घुमा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि स्प्रिंग इस जगह से कनेक्टेड है और ये स्प्रिंग यहाँ पर एक स्लीव जो है, या फिर हम बोल सकते हैं एक मास मान लो, यहाँ पर एक स्लीव मास जिसका मास कितना दे रखा है आपको, m दे रखा है, ठीक है ना, इससे कनेक्टेड है। और इनिशियली इस स्प्रिंग की लेंथ है दैट इज L0 या फिर L मान लें आप, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। समझ आ रही बात। अब देखिए इसने बोला कि बताइए कितना वर्क डन करना होगा कि जब यहां पर ये ओमेगा वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है ना। फॉर मूविंग बाय विद वेलोसिटी ओमेगा फाइंड वर्क डन, फाइंड द वर्क डन,
ठीक है ना। सिंपल हम लोग इसको ओमेगा वेलोसिटी मूव करवा रहे हैं, ठीक है ना। मूव करवाएंगे तो आप ध्यान से देखो, अगर जब ये मूव होगा तो मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इस पे क्या लगेगा, बाहर की साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, वो इधर लग रहा होगा। अच्छा कितना, मान लो ये इस जगह से यहाँ पर इस जगह पर आ गए है ना, ठीक है ना। अब टोटल लेंथ कितनी है, मान लो L0 प्लस एक्स हो गई। कितने हो बच्चों यहाँ पर L0 प्लस एक्स, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये थोड़ा एक्सपेंड। और उस केस में ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, मूव करवा रहे पर आराम से। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा, वो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा L0 प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये कौन बैलेंस कर रहा होगा इस साइड में, यहां पर जो k इंटू एक्स होगा वो क्या कर रहा होगा, यहां पर बैलेंस कर रहा होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं k x इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू L0 प्लस एक्स। समझ आ रही बात बच्चों यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि कितना उसके अंदर एक्सपेंशन आया। अब एक्सपेंशन आने के बाद में देखो, अच्छे से सुनो, हमको निकालना है वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू क्या लिख दो बच्चों यहाँ पर, डेल्टा ई, सिंपल है ना। तो वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू जो भी हम लोग यहाँ पर फोर्स लगा रहे होंगे, जिससे हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी को मूव करवा रहे हैं, ओमेगा से स्लोली मूव करवा रहे हैं, वहां पर कोई फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा, जो भी वर्क डन देगा हमको, डेल्टा ई दैट इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। डेल्टा के का वैल्यू बच्चों 0 है, डेल्टा के का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पर 0, हाँ या ना, सिंपल बात, ठीक है ना। अच्छा डेल्टा यू कितना है, ठीक है ना। यहां पर कितना एक्सपेंशन हुआ, कितना एक्सपेंशन हुआ। अच्छा कितना एक्सपेंशन हो रहा है बच्चों यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू कितना, 1/2 हाफ ऑफ, मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, ठीक है ना। प्लस जब ये ओमेगा वेलोसिटी से ये मास घूम रहा है, मास क्या कर घूम रहा है ना, तो यहाँ पर एक एनर्जी होगी, वो क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा रोटेशनल जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अरे हाँ या ना, 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा आई कितना है हमारे पास में, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना, सिंपल हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, आई का वैल्यू लिख सकते हो m, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस L0 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, सिंपल चीज। तो आगे हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमको आपको मिल सकते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चनों में आता है यहाँ पर, है ना, ठीक है। चलिए और यहां पर देखते हैं कुछ और चीजें बढ़िया समझे। देखिए कई बार क्या होता है, हमें फोर्स और एनर्जी के अंदर रिलेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसा हमने लिखा यहाँ पर डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा यू क्या हो जाए यहाँ पर, डेल्टा यू विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ऐसे लिख दूं इसको मैं, ठीक है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ऐसे लिख दो। थोड़ा और इसको पीछे लेके जाएंगे तो हमें ऐसे भी लिखना है डी यू इक्वल टू, इंटीग्रेशन हटा दो तो यहाँ मिल जाएगा माइनस एफ इंटू डी आर। आप ऐसे लिखो तो फोर्स का वैल्यू मिलेगा आपको माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी आर, सिंपल, ठीक है ना। इस तरीके से समझ आई बात, अरे हाँ या ना। तो देखिए इस जगह से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मान लो u आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको यहाँ पर u, तो u अगर दे रखा है तो जैसे मान लो u आपको दे रखा है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इस तरह से दे रखा है, ठीक है ना। फाइंड द फोर्स, क्या निकालना आपको, फाइंड द फोर्स। तो इस जगह से ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प करेगा। इस फॉर्मूले को और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मूले में हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज माइनस ऑफ डेल u अपॉन डेल x आई कैप प्लस डेल u अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल u अपॉन डेल z k कैप, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को लगा दो आप, है ना। f वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस बाहर डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल x, इसका डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 2x, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर ये, प्लस 2y आई कैप प्लस, नाउ अब वापस से पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डिफरेंशिएट में क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, अवकलन कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं वेरिएबल मानेंगे, बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर कि हमने x के रिस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 2x,
प्लस 2xy, तो 2xy की जब बात करूं तो x का अवकलन कितना हो जाएगा, एक डिफरेंशियल, बट 2y क्या हो गया यहाँ पर कांस्टेंट। नाउ विद रिस्पेक्ट टू y देखोगे तो x स्क्वायर क्या हो गया कांस्टेंट, मतलब 0। यहां पर देखोगे तो 2x कॉमन हो जाएगा, y का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट इज इनटू j कैप। तो ये हो गया मेरा फोर्स का फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम निकाल सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो फोर्स है उसका वैल्यू हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए और कुछ अच्छी चीजें समझे आप यहां से। देखिए बढ़िया चीज ये है कि कई बार हमें यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड अगर चीज की बात करें तो हम लोग कई बार बोलता है कि ये जो एनर्जी है वो वहां पर कौन सी कंडीशन को शो करता है। कंडीशन मतलब यहां पर तीन टाइप कंडीशन की बात करते हैं हम लोग। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एक अनस्टेबल, और एक क्या होता है हमारे पास में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल क्या होता है, देखो हम बात करें एक इस तरह से कि यहां पर इस तरह से चीज मान लो, है ना, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर रेफरेंस हो गया, क्या होगा बच्चे यहाँ पर ये रेफरेंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बॉल रखता हूं तो बॉल को अगर जैसे ही मैंने यहाँ पर गुड़काया, गुड़काने पर ये वापस इधर आ जाएगी, मतलब यहाँ आ जाएगी, वापस नहीं आ पाएगी ना, समझ आ रहा है। तो ये कहलाता है मेरे पास में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहां से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से वापस वो बॉडी वापस उसी पोजीशन पर नहीं आ सकती। लेकिन अगर बॉल यहां पर रखी होगी, मैं हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा तो ये ऊपर जाएगी, वापस यहीं आ जाएगी, मतलब ये कैसा हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा ये स्टेबल। और अगर यहां पे रखी होगी तो आप इधर गुड़काओगे तो भी यहीं रहेगी वो, तो मतलब ये हो गया मेरे पास में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जब u का वैल्यू कैसा है मेरे पास में, u का वैल्यू कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब अनस्टेबल, पॉजिटिव मतलब अनस्टेबल। और स्टेबल की कंडीशन में क्या होगा, u कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। कैसा होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव। आप ध्यान से देखो, अगर मैं बॉल को ऊपर उठाता हूं, बॉडी जो भी है उसको ऊपर उठाया, तो ऊपर उठाने पर क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव जा रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, छोड़ते ही नीचे आ जाएगी, हाँ या ना, समझ में आई बात। मतलब आप पोटेंशियल को पॉजिटिव में बढ़ाओगे तो वहां पर एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रही है वहां पर, ठीक है ना, वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। समझ आई बात ये वाली। तो छोटे छोटे जो लॉजिक है यहाँ पर समझने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास में थोड़े से इक्विलिब्रियम की चर्चा, अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल। अब देखो कुछ और बातों पे चर्चा करते हैं हम। अब बात की जाए, हम लोग पावर की बात करते हैं। तो सिंपल जो पावर होती है, पावर कैन बी डिफाइंड एज डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है, इंस्टेंटेनियस, दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। सिंपल, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ओके, क्लैरिटी वाली बात, ठीक है, सिंपल आप यहां से निकाल सकते हो। अब इसमें कई बार क्या होता है, एक फॉर्मूला भी बन जाता है कि P इक्वल टू डेल्टा डी डब्ल्यू की बात करो आप, तो हो जाएगा F इंटू डी एस लिख दूं, अपॉन में क्या होगा डी टी। अब देखो ये हो गया F वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर लिख दो आप इस जगह। तो P इक्वल टू कितना, डी एस बाई डी टी का तो वेलोसिटी होता है, तो मतलब पावर इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला आप, ठीक है ना। इसमें भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, मान लो पावर दे रखी है, निकालना आपको, फोर्स वेक्टर दे रखा है, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक है ना। समझ आ रहा है ये चीज, है ना। यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कई बार विंड मिल वाले कॉन्सेप्ट से, विंड मिल कॉन्सेप्ट। अच्छा, विंड मिल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो ध्यान से सुनो, है ना, कि विंड मिल में ये बोलता है कि मान लो ब्लेड्स जो हैं, वो ब्लेड्स किसी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्या कर रही है बच्चों, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इन दैट केस आपको क्या निकालना होगा वहां पर, कि वहां पर पावर कितनी है, उस जगह पर पावर कितनी मिल रही है। तो आप ध्यान से सुने, पावर इक्वल टू होता है W अपॉन टी, या मैं लिख दूं डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा W या W भी मानो तो हम बोल सकते हैं W इक्वल टू कितना, डेल्टा के, अरे हाँ या ना, दैट इज डेल्टा के। या अगर आप dw लिखोगे तो dw के टर्म में भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पर dw अपॉन dt लिख दूं, आप कुछ भी लिख दो उस जगह, है ना। अब सुनो, मैं इस जगह लिख रहा हूं dw इक्वल टू dk, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज। काइनेटिक एनर्जी अगर मान लीजिए यहां पर, जैसे मान लो ये कोई विंड मिल है ना, ये इसकी पंखड़ियां हो गई, इस तरह से बड़ी बड़ी पंखड़ियां हो गई, ऐसे ही पंखड़ियां हो गई, अब ये ऐसे मूव कर रही होगी ना, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है ना, ऐसे v वेलोसिटी मूव कर रही है। ओके, समझ आ रहा है।
तो ये कुछ पार्ट जो होगी, हवा जो होगी उसको यहां से प्रेशर कर रही होगी, मतलब कुछ अमाउंट आ रहा होगा हर बार। इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो मैं लिखता हूं 1/2 कुछ पार्ट जो एलिमेंट आ रहा है दैट इज इक्वल टू dm इंटू वी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं dm इंटू वी स्क्वायर। अच्छा अब सुनो, ये हो गया मेरे पास में dw, हाँ या ना, मेरे को यहां पर ये चाहिए, तो पावर के लिख सकता हूं dw दैट इज इक्वल टू 1/2 dm इंटू वी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया dt। अच्छा dm बाई dt की बात करो अब, है ना, मैं अच्छे से समझा रहा हूं। मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, दैट इज मास। मुझे चाहिए dm बाई dt, क्या चाहिए बच्चों, dm बाई dt। अच्छा एयर जो ऐसे आ रही है, मतलब डिस्टेंस कवर कर रही है ना, एरिया तो फिक्स हो गया, मान लो इसके एरिया मान लो आपको दे दिया ए, दे दिया कि विंड मिल का एरिया इतना है, ठीक है ना, तो यहां पर एरिया, एरिया तो ए, यहां पर dl बाई dt लिख दूंगा इसको ऐसे कि डिस्टेंस कवर कर रही है, और यहां डेंसिटी dl बाई dct क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो वापस से दैट इज a v इनटू रो, उठा के यहां रख दो, तो यहां से पावर क्या हो जाएगी 1/2 dm बाई dt a रो v, a v रो इंटू वी स्क्वायर, सॉल्व करोगे दैट इज 1/2 a v क्यूब इंटू रो। ये हो गया मेरे पास में यहां पर पावर का फॉर्मूला, जो कि विंड मिल से, या फिर कई बार क्या होता है यहां पर है ना, जो पाइप होता है उससे भी कई बार इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि पाइप से कितना मास पर सेकेंड यहां पर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो, और वो इसी तरह से कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर जो वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर है उसको हमने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको अगर क्वेरी है तो आप आराम से इस नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं 9828223519, दैट्स माय नंबर, आई एम प्रदीप शर्मा, ओके। तो यहां पर आप मेरे को डाउट भेज सकते हो, मैं क्वेश्चन जो भी हैं वो डाउट आपको क्लियर करूंगा इस जगह, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छे से उसको और भी पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कोई चीज अगर छूटी है, या फिर कोई भी जो आपको चैप्टर पढ़ना हो वो चैप्टर भी आप लिख सकते हो कि सर मेरे को ये वाला चैप्टर पढ़ना है, तो वही चैप्टर हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और भी चैप्टर लेंगे, उन चैप्टर को और अच्छे से पढ़ेंगे अपन लोग। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए ओके, थैंक यू।